हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट लेके आए हैं। जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करते हैं और पूरी चीज को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी चीज समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे लेटर ऑन हम उस चीज का वीडियो दोबारा बना के दे सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही बताता है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स। कैसे केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे में कन्वर्ट होके हमें रिजल्ट दे सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल सेल्स हैं, बैटरीज हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, रिमोट के सेल, वॉच के सेल, आपकी घड़ियों के सेल, क्लॉक वॉच के, रिस्ट वॉच के। तो ये सब सेल्स जो होते हैं, आपके गाड़ियों में लगी हुई बैटरीज, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही मुझे अद्भुत और मजेदार कंसेप्ट लगता है, कैसे केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपस में ही कुछ ऐसा करते हैं, वो चीज हम समझेंगे कि केमिकल्स ऐसा करते क्या है कि हमें वो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उस बैटरी के अंदर, उस सेल के अंदर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, केमिस्ट्री का एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझिएगा आप इसे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि केमिकल्स अपने आप में कुछ खेल खेलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कोई लड़ाई करते हैं, जाने क्या करते हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर देते हैं एज अ गिफ्ट। तो वो क्या करते हैं ये चीज हम समझेंगे। एक सेल जो आप डेली यूज करते हो, एक रिमोट का सेल या वॉच का सेल या बैटरी, ये ऐसा क्या करती है, क्या अरेंजमेंट होता है कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? वो केमिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, या वी कैन से इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा होगा। तो वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल बनाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ये केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स बनाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो खुद ब खुद चलता है। अब एक सेल खुद ब खुद आपको एनर्जी देता है, तो बिना कोई एनर्जी खाए हुए, बिना कोई एनर्जी का इनपुट लिए हुए, वो आपको आउटपुट में एनर्जी देता है। जैसे पानी का ऊपर से नीचे आना नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद आता है। लेकिन नीचे से जब आपको ऊपर पहुंचाना पड़ता है तो आपको किसी मोटर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, या एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के आप पानी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको खुद भी बाल्टी भर के ले जाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर से जस्ट आप पानी को छोड़ दीजिए तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पानी का ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सेल भी इसी तरह से चलता है, एक बार हमने अरेंजमेंट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी देता रहेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी जो प्रोसेस खुद ब खुद चलता रहे। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि केमिकल्स तब तक ही प्रोड्यूस होंगे जब तक आप उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहोगे। जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना स्टॉप करा तो केमिकल्स प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे। तो अपने आप नहीं होता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोसेस, उसे रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट है। गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और उसी गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा यानी खुद ब खुद चलेगा, तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू जो निकल के आएगी उसके आगे नेगेटिव साइन होगा। और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो गिब्स एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे पॉजिटिव साइन होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो जब भी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाता हूं और बताता हूं कि बच्चों एनोड यहां पे नेगेटिव है, तो बच्चे कहते हैं सर हमने तो एनोड को पॉजिटिव सुना है। अब एनोड पॉजिटिव कहां होता है?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है। तो ये डिफरेंसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो हमारी स्लाइड्स है ये इन द फॉर्म ऑफ नोट्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ले सकते हो। और हमसे अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ये हम आपको भी भेज सकते हैं ये स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स बनी हुई है, इसको आप ऐसा नोट्स भी ले सकते हो, आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। अब एक बहुत बेसिक पार्ट इसका, सेल को पढ़ने से पहले सबको पता है सेल के पास वोल्टेज होती है, सेल का ईएमएफ होता है, वो क्या चीज है, वोल्टेज क्या चीज है। एक टर्म हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसी का दूसरा नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्पीसी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है, कोई स्पीसी है जैसे ये आयन है या कोई एटम हो, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी गेन करने की कैपेसिटी को गेन करने के बाद वो स्पीसी रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो स्पीसी रिड्यूस हो जाती है। तो इस कैपेसिटी को कि किस हद तक वो इलेक्ट्रॉन ले सकती है, सामने वाले से वो इलेक्ट्रॉन छीन सकती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी दूसरे इंसान से कोई चीज छीन के दिखाओ, तो छीनने के लिए आपको क्या चाहिए, ताकत चाहिए। इसी तरह से स्पीसी को सामने वाली स्पीसी से इलेक्ट्रॉन छीनना होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को छीनने की कैपेसिटी को, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की या छीनने की पावर को, उस ताकत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, कोई भी स्पीसी जब सामने वाली स्पीसी से इलेक्ट्रॉन छीनती है तो उस छीनने की कैपेसिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आप समझ ले, ये हमें आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो जिस इलेक्ट्रोड की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंडीशंस में उसके आयंस की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर ये कंडीशंस है, यानी उसके आयंस की सॉल्यूशन में मोलैरिटी 1 मोलैरिटी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार। तो ये जो कंडीशंस हैं इन्हें हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं, और इन कंडीशंस पे नापा गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं। अब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया। पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन छीनने की, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है। अब यहां पे एक बहुत मैजिक जो चीज है सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो सेल में ऐसा क्या मैजिक है जो हमें करंट देता है। तो यहां पे आप ये समझिए, हम दो एलिमेंट्स की लड़ाई कराते हैं। हमने क्या किया, दो अलग अलग कंटेनर लिए, एक कंटेनर में जिंक आयंस के सॉल्यूशन है, दूसरे कंटेनर में कॉपर आयंस के सॉल्यूशन है। ये हम जिंक सल्फेट के साथ ले सकते हैं तो हमें जिंक आयंस मिल जाएंगे। यहां पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया होगा तो हमें कॉपर आयंस मिल गए। ये सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें जिंक आयंस है। इसमें हमने ये जिंक रॉड डिप कर रखी है, दिस इज नोन एज जिंक इलेक्ट्रोड, और यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर रॉड हमने डिप कर रखी है। यानी जिंक आयंस के अंदर जिंक रॉड है, कॉपर आयंस के अंदर कॉपर रॉड है। अब क्या होता है, क्योंकि ये अपने ही एक्वस सॉल्यूशन में, अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में है और ये रॉड भी है, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हमने डेवलप कर दी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन छीनना होगा तो कमी यहां पे है ना, Zn2 पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये छीनेगा, और अगर देना होगा तो जिंक मेटल देगा। और यहां पे देखिए, अगर लेना होगा इलेक्ट्रॉन तो कॉपर आयन यानी सॉल्यूशन में आयन लेगा, और देना होगा तो कॉपर इलेक्ट्रोड लेगा। तो एक पूरा इलेक्ट्रोड एक कॉम्बिनेशन होता है प्योर मेटल का और उसी के आयंस का। तो जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयंस, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड बन गया।
कॉपर रॉड इन कॉपर आयंस एक कॉपर इलेक्ट्रोड बन गया। तो यहां हमने लेने वाली पॉसिबिलिटी भी रखी है, जिंक आयंस ले सकते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर इलेक्ट्रोड दे सकता है, कॉपर आयंस ले सकता है। अब कौन लेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा देगा, इन दोनों में से ये डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की छीनने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे अगर हम बात करें तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट, अगर हम जिंक की बात करें, जिंक वाले इलेक्ट्रोड का, तो होता है -0.76। और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ई नॉट हो सकता है, ई नॉट। कॉपर की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। दोनों की बात करें तो दोनों का यूनिट है वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कॉपर का जिंक का, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो है वैल्यू है -0.76 और कॉपर की है +0.34। तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से, तो इस लड़ाई में कॉपर जीत जाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में और जिंक हार जाएगा। यानी होगा क्या कि जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे और चले जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये मूवमेंट होगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा था, जिंक का कम था, तो एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। आपने सिर्फ कनेक्ट किया दो इलेक्ट्रोड्स को और दोनों में डिफरेंस था, एक का ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक का कम, तो अपने आप ही ज्यादा वाले ने कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिए और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। और ये चीज आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है, यानी चार्ज का जब मूवमेंट होता है, तो करंट फ्लो करता है। करंट कहां फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट यहां से यहां, यानी कॉपर से जिंक की तरफ मूव करने लग गया। और जब करंट मूव कर रहा था तो आपने कनेक्शन लेके अपने लिए बल्ब जला लिया या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यहां से आउटपुट ले लिया। अब जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसे हम एनोड कहते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड होता है और यहाँ पे कैथोड जो है वो पॉजिटिव साइन का होता है। तो ये एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें आगे समझते हैं और क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जैसे पढ़ा ज्यादा है, जिंक का कम है। तो यहाँ पे जिंक हार गया इस लड़ाई में, इलेक्ट्रॉन को छीनने की लड़ाई में, कॉपर जीत गया। तो जिंक के पास दो चीजें थी, एक था जिंक आयन और एक जिंक मेटल इलेक्ट्रोड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की बात आ रही है तो जिंक आयन तो पहले से ही बिना इलेक्ट्रॉन के, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो वहां पे कौन सा पार्ट, आयन या इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वो देता है रॉड, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन देती है। जिंक आयंस नहीं कोई रोल प्ले कर रहा वहां पे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है तो कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, कौन लेगा, कॉपर आयंस। इधर से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं वो जिंक रॉड की तरफ से डोनेट किए जा रहे हैं और उस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं वो कॉपर आयंस की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहां जो, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन अगर देने होंगे तो रॉड देगी और लेने होंगे तो आयंस लेगा। तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पे जिंक को इलेक्ट्रॉन्स देने थे तो जिंक रॉड ने दिए और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेने थे तो कॉपर आयंस ने लिए। तो होगा क्या, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन्स दे के जिंक आयंस में बदलती जाएगी और जिंक आयंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जिंक रॉड थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी और उधर कॉपर आयंस कॉपर मेटल में बदलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेते हुए, लेने के बाद कॉपर मेटल में। कॉपर मेटल जो होगा इकट्ठा डिपॉजिट कहां होगा, कॉपर रॉड पे जाके हो जाएगा और कॉपर रॉड थिक होती जाएगी और दूसरी तरफ जिंक रॉड थिन होती जाएगी, क्योंकि जिंक रॉड जिंक आयंस में बदल रही है, कॉपर आयंस कॉपर रॉड में बदल रहे हैं। एक और चीज होगी, इधर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और उधर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन
कम होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हो कि कॉपर आयंस कॉपर मेटल में बदलते जा रहे हैं, तो कॉपर मेटल बढ़ता जाएगा, कॉपर आयंस कम होते जाएंगे, कॉपर रॉड थिक पे थिक होती जाएगी। जिंक मेटल कम होता जाएगा, जिंक आयंस उसके बढ़ते जाएंगे, तो जिंक रॉड थिन होती जाएगी, तो जिंक रॉड थिन होती जाती है, कॉपर रॉड थिक होती जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का कारण क्या बना? दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत का अंतर, यानी दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना था उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जो कम था वो हार गया, उसे देने पड़े इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो शुरू हो गया। किसी भी दो इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर दोगे और दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तो ज्यादा वाला कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिल जाएगा। तो यही यहां हो रहा है। तो यहां पे अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें, ये जिंक को हम एनोड कहते हैं, तो इसे हम एनोडिक रिएक्शन कह सकते हैं, यानी ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो इस पार्ट को हम ऑक्सीडेशन हाफ कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था वही तो रिड्यूस होगा। तो कॉपर आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था, वो रिड्यूस हो गया, तो वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना रहे। तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस हैं, और इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो ओवरऑल जो रिएक्शन बनता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हो गया। तो अब इसमें यह भी बात होती है हम किसको कैथोड मानेंगे, किसको एनोड मानेंगे। तो एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड थिकर होता जाता है, एनोड थिनर होता जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक तरीका बताया है कि आपको कैसे याद रखना है। तो इसके लिए एक टर्म है एलोन, यानी एनोड, ए से एनोड, ये एनोड हो गया। एनोड कौन सा होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड उसको कहेंगे हम, दोनों इलेक्ट्रोड में से हम एनोड किसे मानेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। और ओ मतलब उस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं होगा, उस पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एलोन में ए मतलब होता है उसे हम एनोड मानेंगे। किसे एनोड मानेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा। एल फॉर लो, लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी उस पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? तो ओ बता रहा है उस पे ऑक्सीडेशन होगा। उसका सिंबल नेगेटिव होगा, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है। लास्ट ई मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो देखिए आप, एनोड पे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, मतलब कारण ये है कि भाई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है, तो वो हार रहा है, दे रहा है, यानी डोनेट कर रहा है। तो एलोन से आप एक दिमाग में बिठा सकते हैं कि एलोन टर्म किसके लिए है? ए फॉर एनोड, यानी एनोड कौन सा होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल, और उस पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका सिंबल नेगेटिव होगा, और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। एक और बात होती है कि एल मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल, और एल का ही मतलब होता है लेफ्ट। एनोड को जनरली लेफ्ट पोजीशन दी जाती है, आपने देखा होगा हमने एनोड को लेफ्ट साइड पे रखा है, तो एनोड को लेफ्ट पोजीशन दी जाती है जनरली। ठीक है, तो ये हो गया एलोन का मतलब। तो ये बातें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब आगे बढ़ते, अगर हम सेल में पीछे जाए, वापस सेल की तरफ जाए, पिछली स्लाइड पे जाए, तो आप देखेंगे यहां पे ये एनोड था, ये कैथोड था, और एक ये ब्लू सी इन्वर्टेड यू ट्यूब आपको यहां दिख रही है, ये है सॉल्ट ब्रिज। धीरे धीरे यहां पे क्या होगा कि
आपने देखा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी धीरे धीरे, और कॉपर आयंस कन्वर्ट हो रहे थे कॉपर मेटल में, तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगी। तो धीरे धीरे जिंक आयंस बढ़ते जाएंगे और कॉपर आयंस इधर कम होते जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे। ये समझ लीजिए, ये बैठे हैं भूखे इलेक्ट्रॉन खाने वाले, ये आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन के भूखे। अगर इनकी कंसंट्रेशन, इन भूखों की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी, तो यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन क्योंकि रेगुलरली बढ़ती जा रही है, अगर आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो बढ़ते बढ़ते इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बढ़ने लगेगा, और कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होने लगेगा। पहले से ही कॉपर का ज्यादा था, जिंक का कम था, लेकिन अब इसका बढ़ने लगा और इसका कम होने लगा। तो एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर सा हो जाएगा, उस टाइम पे कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाएगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कम हो जाता है, और धीरे धीरे होता जाएगा। जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, और कंसंट्रेशन कम होती है जब मेटल आयंस की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जाता है। तो कॉपर का कम होता जाएगा, जिंक का बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, वहां हमें सेल आउटपुट नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा तो करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। अल्टीमेटली करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करता है, तो चार्ज के मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। तो वो रुक जाएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तब रोल प्ले होगा सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी उस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, तो इसके ऊपर जेली लगा देते हैं या अगर अगर टाइप का सॉल्यूशन लगा देते हैं, मतलब इट इज अ जेली टाइप सब्सटेंस, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगभग बराबर हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज एनोड क्योंकि नेगेटिव होता है, अपना नेगेटिव आयन, यू कैन से Cl नेगेटिव, इधर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन वो इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक नेगेटिव बॉल है, और अपना पॉजिटिव आयन लाइक K पॉजिटिव इधर ट्रांसफर कर देता है अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। यानी इसके नेगेटिव नेचर को बरकरार रख सके। क्यों? क्योंकि जब जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव कैरेक्टर इसके अंदर डेवलप होने लगे, यानी इसके नेगेटिव कैरेक्टर डाउन होने लगेगा, जिससे इसके एनोड होने पे दिक्कत आने लगेगी। तो नेगेटिव आयन को यहां ट्रांसफर करके इसकी नेगेटिविटी को, यानी इसके नेगेटिव नेचर को बरकरार रखने की कोशिश करता है, और पॉजिटिव आयन को यहां ट्रांसफर करके इसके कैथोड के पॉजिटिव नेचर को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, कि यानी उसका जो नेचर है उसको बनाए रखने में मदद करता है, कि यानी जितना भी पॉजिटिव पार्ट यहां बढ़ा है तो उतना नेगेटिव पार्ट यहां ट्रांसफर करके उसे कंपनसेट करके एक न्यूट्रलिटी बरकरार रखे, ताकि कहीं नेगेटिव एनोड पॉजिटिव ना हो जाए या न्यूट्रल ना हो जाए। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये सॉल्ट ब्रिज अपना रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने में। कैसे? कि वो एनोड की तरफ नेगेटिव आयन ट्रांसफर करता है, जो कि इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता, बस एक नेगेटिव बॉल की तरह काम करता है, और कैथोड की तरफ एक पॉजिटिव आयन जो कि इनर्ट होता है ट्रांसफर कर देता है, टू maintain the positive character of cathode and to maintain the negative character of anode। दूसरा सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, आप पढ़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक और काम करता है, वो सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या कर रहा है? सर्किट को कंप्लीट, यानी अगर इस तरफ चार्ज जा रहा है तो दूसरी तरफ से कनेक्टिविटी क्या है। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते। तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट ये है
आप पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी सेल की, कहते हैं ना, ये सेल कितने वोल्ट का है, इस सेल की वोल्टेज क्या है, तो ये वोल्टेज कैसे निकाली जाती है। हमने अभी पढ़ा कि भाई एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.74 और कैथोड का है प्लस 0 पॉइंट, यहां पे लगा देते हैं, डॉट मिस हो गया है, 0.36। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी सेल का, बैटरी का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। सेल पोटेंशियल क्या है, हम जब यहां पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो हो रहे हैं, वो फ्लो हो रहे हैं एक डिफरेंस की वजह से। पानी क्यों फ्लो होता है, पानी तब फ्लो होता है जब एक लेवल ऊपर हो और एक लेवल नीचे हो। पानी का एक लेवल ऊपर है और एक लेवल नीचे, तो पानी ऐसे फ्लो होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे। तो इसी तरह से जब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कम वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लोअर वाला उसे मजबूरी में हार के इलेक्ट्रॉन देगा और करंट हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा। तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आप देखोगे पानी आपका, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, आपके घर में आता होगा, तो अगर टंकी ज्यादा ऊपर रखी है पानी की, तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, उसका फ्लो ज्यादा होगा। और पानी अगर लोअर लेवल पे रखा है तो उसका फ्लो, उसका प्रेशर कम होता है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों लेवल्स में, उतना पानी का प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह से जब हम दो इलेक्ट्रोड्स चूज करते हैं, दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल वोल्टेज। यानी जितना ज्यादा आप दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस लोगे, उतनी ज्यादा उसकी वोल्टेज होगी, उतना अच्छा वो आउटपुट देगा। तभी तो वोल्टेज कितने वोल्ट का सेल है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा करंट चाहिए। तो हायर वोल्टेज का मतलब है ज्यादा डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स में से, कम वोल्टेज का मतलब है दोनों में डिफरेंस कम है। तो वोल्टेज कैसे निकाली जाएगी, तो वोल्टेज जो है, सेल की वोल्टेज यानी ई सेल, वो कैसे निकाला जाएगा, ई कैथोड, क्योंकि कैथोड का ज्यादा है, माइनस ई एनोड। तो एक्चुअली सेल का जो पोटेंशियल है वो इन दोनों का डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, उतना अच्छा वो करंट देगा। जितना कम डिफरेंस होगा उतनी उसकी वोल्टेज कम होगी, उतना ही वीक करंट वो देगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड है, तो ई नॉट हमने, और जो सेल का पोटेंशियल है वो भी स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो क्या वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड, कॉपर का ज्यादा है, जिंक का कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला और इस सेल की वोल्टेज निकली 1.1 वोल्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये सेल की वोल्टेज क्या निकली, 1.1 वोल्ट। आगे बढ़, अच्छा एक चीज है सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको सेल बताना है, दिखाना है, समझाना है, तो उसको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। यानी बीच में दो पैरेलल लाइन है, ये क्या बता रही है कि सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, एनोड, राइट साइड पे क्या है, कैथोड। आप देखते हो कि एनोड में जिंक मेटल जिंक आयंस में बदलता है, तो ऐसे दिखाया जाएगा कि जिंक मेटल जिंक आयंस में बदल रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के पहले वाला पार्ट, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के बाद वाला पार्ट। इधर भी, इधर कॉपर आयंस कॉपर में बदलते हैं, तो लेफ्ट साइड पे कॉपर आयंस और राइट साइड पे कॉपर मेटल। यानी इक्वेशन का पहला वाला पार्ट सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसमें इक्वेशन ये है कि Zn gives Zn2 पॉजिटिव और इसमें Cu2 पॉजिटिव gives Cu आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले वाला पार्ट इधर पहले लिखा जाएगा और ये बाद वाला बाद में। इधर पहले वाला पार्ट यानी कॉपर आयंस पहले और बाद वाला पार्ट कॉपर बाद में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एनोड को लेफ्ट में लिखा जाएगा, कैथोड को राइट में, बीच में दो पैरेलल लाइंस बताएंगी कि वो सॉल्ट ब्रिज है, और एनोड में आपको पहले मेटल लिखना है बाद में आयंस, और कैथोड में पहले आयंस और बाद में मेटल। एक चीज यहां पे और मिसिंग है जो आपको बता दूं, जहां पे आप आयंस लिखेंगे वहां पे आप उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे।
जैसे यहाँ पे जिंक आयंस हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी होती है, और यहाँ पे कॉपर आयंस है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलैरिटी है। तो जहां पे आयंस लिखे जाएंगे उसके साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी होगी, अगर वो स्टैंडर्ड है तो 1 मोलैरिटी, स्टैंडर्ड नहीं है तो जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखी जाएगी आयंस के साथ। यहाँ पे आयंस बाद में है तो बाद में लिखी जा रही है इसके साथ, और यहाँ पे आयंस पहले लिखे हैं तो पहले लिखी जा रही है। आगे बढ़ते अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिससे हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारे घर पे जो इन्वर्टर्स काम करते हैं उनकी बैटरी किस तरह से चार्ज होती है, किस तरह से डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज मतलब जब वो हमें करंट दे रही होती है, और चार्जिंग मतलब जब वो करंट नहीं दे रही होती है, वो चार्ज हो रही होती है। यानी जब बिजली चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होने लगती है, यानी हमें करंट देने लगती है, और जब बिजली आ रही होती है तो वो रिचार्ज हो रही होती है, वो करंट नहीं दे रही होती, वो रिचार्जिंग के प्रोसेस में होती है। तो वो किस तरह से होता है, तो समझ लीजिए कि ये आपका सेल है, बैटरी है, और इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स जुड़ा हुआ है। अब एक्सटर्नल सोर्स जब जुड़ा होता है तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम होती है हमारी सेल की वोल्टेज से, तो सेल वर्क करता है, आउटपुट हमें देता है उस जिसकी वोल्टेज ज्यादा है, यानी सेल की वोल्टेज ज्यादा है, बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, और बाहर से जो आउटपुट आ रहा है वो वीक है। तो ये वो कंडीशन होती है जब लाइट चली जाती है तो सेल इज वर्किंग, आउटपुट इज गिवन बाय द सेल, यानी हमें आउटपुट कौन दे रहा होता है, हमारी बैटरी आउटपुट दे रही होती है, क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी बिजली चली जाती है, यानी वहां से एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल नहीं होता है, ना के बराबर होता है या नहीं होता है। तो उस केस में हमें आउटपुट मिल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसमें हमने समझे, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इसके, यानी उसी प्रोसेस में मूव करते हैं जिस प्रोसेस में गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों तरफ की वोल्टेज बराबर होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो भैया कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना इधर, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज बराबर हो गई। अब यहां पे आगे बढ़ते, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है, यानी जब बिजली हमारे घर में आ रही होती है, तो उस वक्त हमारा इन्वर्टर बैटरी को रिचार्जिंग के प्रोसेस में लगा देता है, यानी बैटरी रिचार्ज हो रही होती है। तो यहाँ पे रिचार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। जब रिचार्जिंग का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में, यानी जब सेल वर्क कर रहा था, तो रिचार्जिंग के प्रोसेस में उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये रिचार्जिंग का प्रोसेस है, यानी रिचार्जिंग का प्रोसेस कब होता है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होती है और सेल की वोल्टेज कम होती है, तो रिचार्जिंग के प्रोसेस में चला जाता है सेल। और एक्सटर्नल वोल्टेज कम है और हमारी बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, तो वो नॉर्मली आउटपुट देगा जैसे वो देता है। आगे बढ़ते, अब एक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। शी, इसको जनरली SHE या NHE इस नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड होता है और इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, जब हमने दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ दिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ने के बाद हमने सेल बना दिया, तो हमें जो वोल्ट मीटर बताएगा वो दोनों इलेक्ट्रोड्स की वोल्टेज का डिफरेंस बताएगा, लेकिन वो किसी एक इलेक्ट्रोड की वोल्टेज नहीं बताता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम सेट करते हैं 0.00 वोल्ट। अब हमने जब उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.00 वोल्ट सेट कर ली, तो अब हमें ई सेल क्या मिलेगा, जो ई सेल होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। अब इसमें से किसी एक का की वैल्यू, या तो इसकी या इसकी वैल्यू अगर 0 है,
तो ई सेल किसके बराबर है? ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? किसी एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो ई सेल कैथोड के बराबर होगा, और ये अगर जीरो होगा तो ई सेल एनोड के बराबर होगा। यानी वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या देगा? किसी एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बराबर रीडिंग देगा, जिससे हमें उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर जीरो सेट हो तो जो सेल पोटेंशियल दिखाएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू के बराबर होगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मकसद यही होता है कि हम दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू को पता कर सके। तो एक इलेक्ट्रोड को हम जीरो पोटेंशियल का सेट कर दें। तो हाइड्रोजन एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये कब एनोड का काम करेगा, कब कैथोड का काम करेगा? अच्छा, अगर हम जिंक के साथ इसे जोड़ें तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? -0.76। यानी उस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, जो कि जिंक से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? कैथोड, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। कॉपर के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? एनोड, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहां पे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के साथ, या कोई भी इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो एनोड और कैथोड का काम कर सकता है। जैसे सपोज एक चीज और बताते हैं, अगर हम कॉपर सिल्वर सेल ले लें तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.8 के लगभग होता है, और कॉपर का कितना था? 0.34। कॉपर का जिंक से ज्यादा था, तो जिंक के साथ तो वो कैथोड बन गया, लेकिन जब सिल्वर से उसकी लड़ाई हुई तो सिल्वर का ज्यादा है, तो कॉपर सिल्वर के सामने हार जाएगा। सिल्वर के साथ कॉपर क्या बनेगा? एनोड, और सिल्वर क्या बनेगा? कैथोड। इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन? सिल्वर। देगा कौन? कॉपर। ऑक्सीडेशन कहां होगा? कॉपर पे। नेगेटिव कौन होगा? कॉपर। जो सारी बातें हमने जिंक के बारे में पढ़ी है वो सारी बातें कॉपर को अपनानी पड़ेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज कॉपर को अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो कि उससे ज्यादा ताकतवर है। तो यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज कैथोड वाली होगी, और जिसका कम है वो एनोड बनेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एनोड वाली होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब एक चीज और, अभी तक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जब आपके आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी नहीं है। टेम्परेचर भी बदल सकता है या वो भी रख सकते हैं, तो एक भी चीज अगर बदल गई तो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी। आप कंसंट्रेशन बदल सकते हैं, टेम्परेचर बदल सकते हैं, तो ये दोनों चीजें जब आप बदलते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टीज अगर आप बदलते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाती है। उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कुछ ऐसा पार्ट जुड़ जाता है या सब्सट्रैक्ट हो जाता है जिससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वो हम पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। नर्स्ट इक्वेशन हमें हेल्प करती है हम किसी सेल का नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सके। तो नर्स्ट इक्वेशन का ये दो पार्ट्स होते हैं। ये नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसे हम, ये है नॉन स्टैंडर्ड पार्ट। ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या तो ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए, तो इक्वेशन को उसी तरह से पढ़ा जाएगा, और ये नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से करा जाता है। अब पढ़ते हैं आगे कि नर्स्ट इक्वेशन हम कैसे पढ़ेंगे। हमने एक चीज तो पढ़ी हुई है कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट पार्ट होता है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट पार्ट होता है। तो नर्स्ट इक्वेशन को ऐसे पढ़ते हैं कि हमें अगर नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो जो पुराना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें इस पार्ट को माइनस कर दे या इस पार्ट को प्लस कर दे। सीधी सीधी बात है, जनरली क्या होता है कि
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हमने ये वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि यहां पे इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और यहां पे RT से डिवाइड कर दिया NF। एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहां पे लॉग के साथ एक थोड़ा सा चेंज करा गया है। लॉग की दो वैल्यूज होती है, लॉग बेस अगर E होता है तो हमें ये 2.303 की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉग बेस अगर 10 होता है तो लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बहरहाल आप इस चीज को डायरेक्टली समझने की कोशिश करिए कि नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E कैसे निकाला जाता है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें चेंज्ड पार्ट को जोड़ा जाता है। क्या होता है वो चेंज्ड पार्ट, ये होता है वो चेंज्ड पार्ट। R मतलब होता है गैस कांस्टेंट, T मतलब होता है टेम्परेचर, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। जैसे जिंक 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव में सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर Al 3 पॉजिटिव लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो N बताता है कितने इलेक्ट्रॉन एक आयन एक्सचेंज कर रहा है। F होता है फैराडे कांस्टेंट। तो ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम लॉग ऑफ किसका लॉग लेते हैं, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर रिएक्टेंट ऊपर चला गया प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, तो यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। तो आप नर्स्ट इक्वेशन को नोट करिए। नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ इतना सा समझा रही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, उसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बदलने के लिए ये पार्ट उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऊपर है रिएक्टेंट की नीचे तो यहां पे माइनस का साइन लगेगा, और अगर रिएक्टेंट की ऊपर है प्रोडक्ट की नीचे तो यहां पे प्लस का साइन लगेगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको ये नर्स्ट इक्वेशन इस तरह से याद करनी है, E जो कि नॉन स्टैंडर्ड है इज इक्वल टू ई नॉट जो कि स्टैंडर्ड है माइनस 2.303। R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, F मतलब फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, नर्स्ट इक्वेशन हेल्प करती है हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें पता होता है, गिवन होता है। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाला जाता है। स्पेसिफिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, तब क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलैरिटी के बराबर नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस है ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है, और इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम कैसे निकालेंगे। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो या तो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। वो कैसे अभी बताते हैं। तो इस तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट पार्ट पहले होता है, प्रोडक्ट पार्ट बाद में होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इस तरह से निकाला जाता है। अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ऊपर आ जाती है प्रोडक्ट की नीचे आ जाती है तो यहां पे प्लस साइन आता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नर्स्ट इक्वेशन का और नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है कि हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालना है उसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ये मेटल की अगर ये रिएक्शन हो रहा है, एक मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में बदलता है, तो यहां मेटल की कंसेंट्रेशन को ऊपर लिया जाता है जिसकी वैल्यू जनरली 1 होती है। इसकी वैल्यू को यूनिट माना जाता है। प्योर मेटल की कंसेंट्रेशन को 1 माना जाता है तो इसकी जगह 1 आ जाता है।
और यहाँ पे मेटल आयंस की कंसेंट्रेशन होती है नीचे। n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, जैसे Zn2 पॉजिटिव में n की वैल्यू 2 होगी, Al3 पॉजिटिव में n की वैल्यू 3 होगी। F मतलब फैराडे कांस्टेंट, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 96500 कूलम। R इज गैस कांस्टेंट, जिसकी ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू एसटीपी पे। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम लेते हैं जनरली 298 केल्विन हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लेंगे, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में बदल जाते हैं, तो उसकी नस्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कॉपर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस 2.303 आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, लॉग ऑफ कॉपर मेटल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन उस वक्त दे रखी होगी उस पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, जो गिवन कंसंट्रेशन है उसको हम यहां पुट करेंगे। यहां पे हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये होती है 0.0591। तो आप ये भी पुट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप नस्ट इक्वेशन को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अब किसी सेल की नस्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किसी सेल का पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रोड में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें ये सेल की इक्वेशन गिवन है, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट, तो इसमें सेम तरीके से नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे, ये रही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे। सेम तरीके से नस्ट इक्वेशन जिस तरह से इलेक्ट्रोड की लिखी है उसी तरह से सेल की लिखेंगे, सेम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। और जो प्योर मेटल की कंसंट्रेशन, जैसे यहां पे Cu की जगह 1 आ जाएगा और Zn की जगह 1 आ जाएगा, और जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन होगी, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन होगी, वो हम यहां पुट कर देंगे। आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। जैसे यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू है 0.00, और ये एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, नेगेटिव में जा रही है, और ये एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बुक से ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो भैया चार्ज तो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं। चार्ज तब फ्लो होता है जब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचता है और करंट अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। लेकिन यहां पे दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है, तो देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे ई सेल क्या होगा, 0, तो बाकी वैल्यू ये रही। तो जब ई सेल 0 होगा तो उसके बाद हम इसको एक साइड ले जाएंगे, तो ई नॉट ऑफ सेल की ये वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट ऑफ सेल इस तरह से इवेल्युएट होगा। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो गया क्योंकि दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर है, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, तो वो 0 हो गया। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, फिर ई नॉट इसके बराबर है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, ये वैल्यू, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर रखते हैं। यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसे हम K कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जगह K लिख देंगे, तो हमारी ई नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगी। यानी ई नॉट की वैल्यू उनकी कंसंट्रेशन के रेशियो पे डिपेंड करेगी K यहां पे, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिब्स एनर्जी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला है -NF E नॉट ऑफ सेल, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम पे,
तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ये इस तरह से ड्राइव हो जाएगा। आप सीधे सीधे फॉर्मूलेस याद कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। अब चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो गया, सेल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब करंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, सेल में ही रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। देखिए, हम किसी वायर की रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, हम जब सेल की रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, वहां पे रेजिस्टेंस के लिए कैसे हम उसको किस नजरिए से देखें, कैसे स्टडी करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है। तो सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस होती क्या चीज है, रेजिस्टेंस होती है रुकावट, चार्ज के फ्लो होने में जो रुकावट है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी इट इज द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट इन द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज। फिजिक्स में आपने पढ़ाई हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। इसको बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या चीज है, रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जो लेंथ और एरिया जब वन हो जाते हैं, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया होती है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस, is the resistance of that solution whose length is 1 and area is 1, or you can say whose volume is 1 centimeter cube. कंडक्टेंस क्या होती है, जैसे रेजिस्टेंस होती है रुकावट, कंडक्टेंस जस्ट उसका उल्टा होती है, आसानी, करंट फ्लो होने में आसानी। इट इज द ईज इन द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, रेजिस्टेंस का यूनिट, वापस आते हैं एक सेकंड, रेजिस्टेंस का अभी यहां पे यूनिट नहीं मेंशन कर रखा, चलिए आगे बढ़ते। हाँ, यहां है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। आगे बढ़ते, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्योंकि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस की, इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, चार्ज के फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको बराबर करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, अगर किसी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की लेंथ और एरिया की वैल्यू 1 हो जाए तो रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी सॉल्यूशन की वो रेजिस्टेंस जिसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी उसकी लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर। आगे बढ़ते, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जैसे रेजिस्टेंस होती है रुकावट चार्ज के फ्लो होने में, कंडक्टेंस होती है आसानी उसी चार्ज के फ्लो होने में। इट इज द ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका यूनिट भी रेजिस्टेंस के यूनिट से उल्टा होता है, इनवर्स होता है, यानी इनवर्स ऑफ ओम। इसे हम सीमेंस भी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट भी उसके यूनिट का इनवर्स होता है, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक्चुअली जैसे रेजिस्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस को कहते हैं, वैसे ही कंडक्टिविटी भी यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही कंडक्टिविटी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका क्या फॉर्मूला है, कप्पा इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इनटू कंडक्टेंस। लेंथ ओवर एरिया को हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी एक ट्रिक और होती है, आपको बताएं कि जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इंटू रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को इधर ले जाए, रेजिस्टेंस को इधर नीचे ले जाए, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इंटू 1 बाय रेजिस्टेंस।
तो 1 बाय रेजिस्टिविटी यानी ये किसका इनवर्स है, ये कंडक्टिविटी का इनवर्स है। यहां पे इसकी जगह आप कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, लेंथ ओवर एरिया यानी सेल कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। आगे बढ़ते, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी से उसका रिलेशन ये होता है, m इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर सकते हैं। उसका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या उसका स्टैंडर्ड यूनिट अगर चेंज हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है। अगर ये फॉर्मूला होगा तो इसका यूनिट ये होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लेंगे, और अगर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर इस तरह से यूनिट होता है। यूनिट के हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा, यानी ये मोलर कंडक्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। ये रिलेशन आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये 3 तरीके की हमने कंडक्टेंस पढ़ ली। एक पढ़ ली नॉर्मल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा है। एक पढ़ी है कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स। एक पढ़ी है मोलर कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल है तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। अब ये तीनों डाइल्यूशन से कैसे अफेक्ट होगा, अगर इसमें आप पानी मिलाते हो, इसको डाइल्यूट करते हो, इसकी कंसंट्रेशन को कम करते हो, तो कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे आयंस उतने ज्यादा डिसोसिएट होंगे, यानी डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, आयंस का नंबर बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ कंडक्टिविटी कम होती है। क्यों, क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तो मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में ये 6 आयंस है, लेकिन आपने जब उसे डाइल्यूट कर दिया तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट में वो आयंस चले गए, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस रह गए वो कम रह गए अगर आप उसे डाइल्यूट करते हो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस होती है जो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने से, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है। उसका भी सेम रीजन है जैसा कंडक्टेंस का है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ता जाता है और हमारे कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये तीनों चीजें इस तरह से रिलेटेड है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ता जाता है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद आप कितना भी उस सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर लीजिए, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते जब मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप कितना भी उसे और डाइल्यूट कर ले, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। उस मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। उसका सिंबल होता है लैम्डा नॉट एम। मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लैम्डा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लैम्डा नॉट है। आगे बढ़ते, अब कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पूरे सॉल्यूशन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो उसके हर आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू का एल्जेब्रिक सम है, टोटल है। यानी हर आयन की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू लेंगे, उसका टोटल कर देंगे तो पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जैसे NaCl सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हर आयन की, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को टोटल करेंगे और हमें पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इट इज द algebraic sum of limiting molar conductance of each and every ion present in the solution। ये होती है लिमिट, ये पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। ये है हमारा कॉलरॉश लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल सकती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती है। तो यहां पे हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो लाइन को टच कर रहा है, जो लाइन को टच कर रहा है ये पॉइंट को, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और यहां पे जाके इस तरह से जो बढ़ रहा है और यहां पे पैरेलल हो गया है, नहीं टच कर रहा, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसको अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें कि भाई यहां पे जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन है। यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और यहां पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। A is constant and C is the concentration of ions of electrolytic solution। तो इस इक्वेशन को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये वाली वैल्यू इसलिए अचीव नहीं होती है क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए यहां पे ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाती है। कॉलरॉश लॉ हमें हेल्प करता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को कैसे निकाल सकें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू से। अगला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे, कितने आयंस डिसोसिएट हुए हैं उसका फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। जितने जो हमारे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, पर्टिकुलर आयंस पे जो मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमने ले ली लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इससे हमें उस पॉइंट पे कितना फ्रैक्शन ऑफ आयंस डिसोसिएटेड है वो मिल जाता है। इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब किसी भी सब्सटेंस का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सपोज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, यानी उसमें कुछ और नहीं है, पानी नहीं है, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं उसमें मौजूद, कोई तीसरा आयन नहीं होता, तो वहां पे हमें सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। कैसे, एनोड जो होता है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जो होता है उस पे रिडक्शन होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जितना हम चार्ज फ्लो करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही क्वांटिटी मेटल की डिपॉजिट होती है। तो ये है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट ऑफ केमिकल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू दैट सर्किट। तो मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसको बराबर करने के लिए हमने Z लगा दिया, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी Z कांस्टेंट है। ये क्या है, जब चार्ज होगा 1 कूलम तो Z मास के बराबर है। तो 1 कूलम चार्ज से जितना मास मेटल का डिपॉजिट होता है उसे हम Z कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q की जगह IT रख सकते हैं, तो M इज इक्वल टू ZIT। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर हम सेम दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें सेम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी दोनों मेटल्स की डिपॉजिट होगी। सेम चार्ज जब हम दो इलेक्ट्रोड्स में पास करते हैं, सेम करंट पास करते हैं, तो उनमें जो मेटल की क्वांटिटी जो डिपॉजिट होती है उनका जो रेशियो होता है वो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होता है, या कह लीजिए इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है।
E इज इक्वलेंट वेट, यानी उन दोनों का जो इक्वलेंट वेट होगा, उनका जो रेशियो होगा वही उनके मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड के रेशियो के बराबर होगा। ये है हमारा फैराडे सेकंड लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे कि हम कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी केमिकल का, तो उसमें प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज हमें कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो एक जगह हमने इम्प्योर कॉपर लिया जिसे हमने एनोड माना, दूसरी तरफ प्योर कॉपर लिया जो कि कैथोड का काम करेगा यहां पे। अब जो इम्प्योर कॉपर है उसे हमने जो एनोड माना उसे हमने यहां पे एक्सटर्नल बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी दी जाती है, बाहर से करंट दिया जाता है और केमिकल में फिर चेंजेस पैदा किए जाते हैं। तो यहां पे हमने बाहर से करंट दिया है और इम्प्योर कॉपर को एनोड माना है। यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर का पार्ट है वो निकल के कॉपर आयंस में बदलेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यानी उस पर ऑक्सीडेशन होगा। सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस मौजूद है या जो यहां से आ रहे हैं एनोड से, वो रिड्यूस होंगे कहां पे, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और कॉपर मेटल के रूप में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे कॉपर मेटल यहां डिपॉजिट होगा प्योर कॉपर की जगह पे, और ये रॉड थिन होती जाएगी इम्प्योर कॉपर वाली। तो यहां पे हमें प्योर मेटल मिलता जाएगा और यहां से ये पूरा कॉपर एनोड से ट्रांसफर होते होते यहां पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये है हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस। आगे बढ़ते, सपोज हम सोडियम क्लोराइड का, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का जैसे हमने अभी बात करी थी, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिर्फ सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे। लेकिन हम जब एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्वस में सोडियम क्लोराइड के अलावा वाटर भी है। अब रिड्यूस कौन सा आयन होगा, हमारे को यहां पे 4 आयंस मिल गए, क्योंकि मोल्टन में पानी तो मौजूद नहीं है, वो सिर्फ पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन होगी। लेकिन यहां पे ऑप्शन आ गया, सोडियम और क्लोराइड आयन की बजाय हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। अब और वाटर भी मौजूद है। अब एक कंपटीशन सा क्रिएट होगा यहां पे कि कौन सा आयन रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे हमारे पास सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी आयंस जो एनायंस जाएंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जो कैटायंस है वो कहां जाते हैं, कैथोड पे, वो वहां जाके रिड्यूस होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में जिस स्पीसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, दैट इज 0.00 वोल्ट। सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, -2.71 के आसपास, तो इसकी वैल्यू कम है। यहां पे हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन को बीट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। देखते हैं आगे, आप देख सकते हैं कि सोडियम का है -2.71 और हाइड्रोजन का है 0, तो हाइड्रोजन सोडियम को बीट कर देगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। ये तो हो गया रिडक्शन एट कैथोड। लेकिन जब हम, ये कैथोड की बात हो गई, ये हो गई कैथोड पे। आगे बढ़ते हैं, जब हम एनोड की बात करते हैं तो यहां पे क्लोरीन और वाटर में अब जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जो कि एनोड पे होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जीतेगा। भाई कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, एनोड पे उस स्पीसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, यहां पे वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो स्पीसी ना रिड्यूस होके यहां पे क्लोरीन ही डिपॉजिट होती है, और उसका एक रीजन है, वो है क्लोरीन इज डिपॉजिटेड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल उसका रीजन होता है, ये आप नोट कर लीजिए। यहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आपको ये चीज जाननी है अभी, बस आप ये ध्यान रख लीजिए, यहां पे वाटर की जगह क्लोरीन क्यों पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ओवर पोटेंशियल होता है उसका रीजन। ये रिएक्शन स्लो हो जाता है और ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन डिपॉजिट करता है। आगे बढ़ते, कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल हवा और पानी की मौजूदगी में खराब हो जाता है, यानी केमिकली कहें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन।
तो इसमें आयरन जो है ये वाला रिएक्शन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में वो फेरस आयंस में बदल जाता है। फेरस आयंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फेरिक आयंस में। तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला बनता है Fe2O3.H2O। तो यहाँ पे .XH2O स्पेसिफिकली होता है, तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये रस्ट बन जाती है। ये मतलब कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में खराब हो जाता है या कह लो ऑक्सीडाइज हो जाता है केमिकली। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल्स की इक्वेशन है। हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकते, जो आप रिमोट के वॉच के सेल्स वगैरह होते हैं जो रिचार्ज नहीं हो सकते। जो रिचार्ज हो सकते हैं उसे हम सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं, जैसे इन्वर्टर का हो गया, आपकी गाड़ियों का हो गया, वो होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में हम ड्राई सेल को पढ़े तो उसमें जिंक एनोड होता है और कार्बन रॉड एस कैथोड काम करती है। तो एनोडिक रिएक्शन ये है, इसकी जिंक पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये आप रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जनरली जैसे क्या होता है, कोई भी केमिकल्स होते हैं वो फ्यूल का काम करते हैं और आपके लिए करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो कैथोड ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन इज एनोड। तो ये रिएक्शन है, ये भी आप नोट कर सकते हैं फ्यूल सेल की। ये है लेड स्टोरेज बैटरी, ये सेकेंडरी सेल है, ये रिचार्जेबल है। यहाँ पे ये चीज आप स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एनोड होता है लेड, कैथोड होता है कैथोड भी लेड ग्रिड्स होती है। एनोडिक रिएक्शन क्या होती है, लेड जो है सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन होता है लेड का, लेड सल्फेट में बदल जाता है। कैथोड पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, इनके बीच में रिएक्शन होता है। यहाँ पे लेड सल्फेट में, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस होकर +2 में चला जाता है और आपको लेड सल्फेट मिलता है। ये है वो रिएक्शन जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, आपको करंट दे रही है। क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरी है तो ये रिचार्ज भी हो सकती है। तो ये रिचार्ज कैसे होती है देखते हैं। ये है वो रिएक्शन जब बैटरी रिचार्ज होती है। तो रिचार्जिंग में रिएक्शंस बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जो एनोड का रिएक्शन था डिस्चार्जिंग में वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एनोड का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा रिचार्जिंग के टाइम पे, यानी जो डिस्चार्जिंग में रिएक्शन था वो रिचार्जिंग में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और कैथोड का रिएक्शन भी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये रिचार्ज हो रहे हैं इस वक्त। तो ये रिएक्शन से आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा वन शॉट में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये मैंने थोड़ा फास्टली समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एक बार में पूरा समझ में आ जाए। कोई भी कंसेप्ट आपको लगता है कि ढंग से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मेरे को बताइए, मैं आपको उसी टॉपिक का डेप्थ कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा। ठीक है, अभी पूरा हमें एक ही शॉट में कवर करना था। हो सकता है कोई टॉपिक्स हमने फास्टली समझा दिए हो, तो आप मेंशन करिएगा, बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको इन डेप्थ में समझना है, कौन सी चीज नहीं समझ में आई। इसके क्वेश्चंस भी अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक यू। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।